हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम स्कैटरिंग टॉपिक को देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में कि स्कैटरिंग होता क्या है। और ये मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं ये डिटेल्ड लाइक डेरिवेशन वगैरह नहीं है, तो मैंने ये शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बनाए हुए हैं। तो इसमें हम स्कैटरिंग टॉपिक के बारे में देख लेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, स्कैटरिंग होती क्या है, और फिर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन क्या है इसमें स्कैटरिंग में। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ताकि स्कैटरिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम इजीली सोल्व कर सके नेट के एग्ज़ाम में, गेट के एग्ज़ाम में, या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्कैटरिंग में क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल है वो किसी टारगेट पे स्ट्राइक करके, या तो स्ट्राइक हो या फिर उसका जो सराउंडिंग है उससे स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, सो जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल है पर यूनिट टाइम ऑब्जर्व्ड इन ए सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज डी एन थीटा फाइव। तो जो हमने कंसीडर किया है क्या कि कितने पार्टिकल स्कैटर हुए यूनिट टाइम में, और कितने एंगल में कंसीडर किया है, डी ओमेगा एंगल में। तो वो कितने हैं, डी एन थीटा फाइव। तो जो ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल है वो डिपेंड करते हैं जो इंसिडेंट फ्लक्स, सॉलिड एंगल और नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर कितने हैं। ठीक है, सो डी एन थीटा फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे इंसिडेंट। जे इंसिडेंट क्या है हमारा, इंसिडेंट फ्लक्स। इंसिडेंट फ्लक्स का मीनिंग क्या हुआ कि नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। And dn theta phi is directly proportional to d omega, that is the solid angle, and it is equals to sine of theta d theta d phi, and dn theta phi is directly proportional to nb। अगर हम कंबाइनली इसको लिखें तो dn theta phi is directly proportional to j incident into d omega into nb। और जो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, मतलब हटाएंगे इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और वो कांस्टेंट क्या है हमारा, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हमने क्या नाम दिया है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से जो डी सिग्मा बाय डी ओमेगा है वो किसके इक्वल आएगा, डी एन थीटा फाइव डिवाइड बाय जे इंसिडेंस इंटू एन बी इंटू डी ओमेगा। अगर हमें ये तो क्या है हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, अगर हमें क्या चाहिए, टोटल क्रॉस सेक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सो लेट टोटल क्रॉस सेक्शन इज सिग्मा, सो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में। और डी ओमेगा किसके इक्वल था, साइन ऑफ थीटा डी थीटा डी फाइव। ये हमने यहाँ पे लिख रखा है साइन ऑफ थीटा डी फाइव। तो जब हम इसमें इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे डी ओमेगा की जगह पे, तो ये क्या आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाइव, हमने डी ओमेगा को चेंज कर लिया। तो इंटीग्रेशन जीरो से पाई, ये लिमिट है हमारी थीटा की, और जीरो से टू पाई लिमिट है हमारी फाइव की। डी सिग्मा बाई डी ओमेगा साइन ऑफ थीटा डी फाइव। और जो सिग्मा है, ये क्रॉस सेक्शन है, जो इसकी यूनिट है वो किसकी यूनिट होगी, एरिया की यूनिट। और डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम जीरो एल टू टी जीरो। ठीक है, जनरली हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो एरिया की यूनिट लेते हैं हम वो बार्न लेते हैं, और वन बार्न किसके इक्वल होता है, वन बार्न इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो इंसिडेंट और टारगेट होता है हमारा, उनको हम क्या कंसीडर करेंगे। तो जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं या फिर क्लासिकल स्कैटरिंग की अगर हम बात करें, तो उसमें जो इंसिडेंट और टारगेट बोथ आर कंसिडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल्स, हम दोनों को क्या कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट पार्टिकल कंसिडर करते हैं इन क्लासिकल स्कैटरिंग। बट अगर हम क्वांटम स्कैटरिंग की बात करें, तो जो हमारा टारगेट है उसको हम डिफाइन करते हैं बाय पोटेंशियल। ठीक है, और इन क्वांटम मैकेनिक्स स्कैटरिंग टारगेट इज डिफाइंड बाय पोटेंशियल वी ऑफ आर, एंड आर लेस देन ए जो रीजन है, जो ए से जो लेस वाला, यानी कि जो हमने क्या कंसीडर किया है, पोटेंशियल कंसीडर किया है, तो जो आर लेस देन ए वाला रीजन उसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग रीजन। और जो इंसिडेंट या फिर प्रोजेक्टाइल है उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ वेव। ठीक है, तो जो टोटल वेव फंक्शन होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, साई इंसिडेंट प्लस साई स्फेरिकली स्कैटर्ड वेव। ये क्या है हमारा, आफ्टर स्कैटरिंग जो वेव फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, विद स्टार्टिंग में जो वेव फंक्शन है साई इंसिडेंट प्लस, और स्फेरिकली स्कैटर्ड जो वेव होगी उसका वेव फंक्शन होगा। अगर हम देखें कि अभी जो
लैब फ्रेम है और एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो हम एक तो होती है हमारी लैब फ्रेम और होती है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो लैब फ्रेम क्या है? इन लैब फ्रेम जो टारगेट है उसको हम इनिशियली किस पे रखते हैं? रेस्ट पे रखते हैं। ठीक है, दिस इज द टारगेट। उसका मास हमने कंसिडर किया M2। तो इनिशियली जो टारगेट है वो किस पे है? रेस्ट पे, यानी कि जो V2L है, वेलोसिटी है, वो क्या है हमारी? 0। और जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसका मास कितना है? M1। हमने इसको कैसे कंसीडर किया? एज पॉइंट पार्टिकल कंसीडर किया। उसकी वेलोसिटी कितनी है? V1L। तो ये क्या है? बिफोर द स्कैटरिंग। आफ्टर स्कैटरिंग क्या है? दोनों के दोनों मूव करेंगे, टारगेट भी और जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो भी। ठीक है, सो इनिशियली एट की स्ट्रेट पाथ में मूव करता, स्ट्रेट लाइन में मूव करता, और आफ्टर स्कैटरिंग क्या है? ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो θ1 एंगल से स्कैटर हो रहा है, और जो टारगेट पार्टिकल था हमारा वो किससे? θ2 एंगल से। तो θ1 क्या है? स्कैटरिंग एंगल इन लैब फ्रेम फॉर प्रोजेक्टाइल, एंड θ2 क्या है हमारा? स्कैटरिंग एंगल फॉर टारगेट इन द लैब फ्रेम। ठीक है, अब अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करें तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होता है कि इन जो हमारा टोटल मोमेंटम है वो 0 होता है बिफोर द स्कैटरिंग एंड आफ्टर द स्कैटरिंग। ठीक है, सो इन क्लासिकल, सॉरी, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम द सेंटर ऑफ मास इज स्टेशनरी। जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होता है? स्टेशनरी बिफोर एंड आफ्टर स्कैटरिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो टोटल मोमेंटम है वो 0 होगा बिफोर एंड आफ्टर स्कैटरिंग इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, अगर हम बिफोर स्कैटरिंग की बात करें तो हमें टोटल मोमेंटम क्या करना है? 0 करना है। तो इट मीन्स क्या होगा कि जो टारगेट है और प्रोजेक्टाइल है दोनों मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एंड आफ्टर स्कैटरिंग भी ऑब्वियस कि हमें क्या करना है? मोमेंटम 0 रखना है, तो ये भी क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आफ्टर स्कैटरिंग हमने मान लिया कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो मूव करा V1 से डैश वेलोसिटी के साथ, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो ये इसके अपोजिट मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली कंप्लीट एंगल पाई का होगा। ये थीटा है तो ये कितना हो गया? पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब अगर हम रिलेशन देखिए किसके बीच में? θ1 और थीटा के बीच में। θ1 क्या है हमारा? θ1 इज अ स्कैटरिंग एंगल इन लैब फ्रेम फॉर प्रोजेक्टाइल। तो θ1 क्या था हमारा? प्रोजेक्टाइल के लिए स्कैटरिंग एंगल इन लैब फ्रेम। और थीटा क्या है हमारा? स्कैटरिंग एंगल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम फॉर प्रोजेक्टाइल। तो अगर हम रिलेशन देखें कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होगा और लैब फ्रेम में जो स्कैटरिंग एंगल है उनके बीच में क्या रिलेशन है प्रोजेक्टाइल के लिए, तो डायरेक्टली याद रख लेना ये कि जो टेंजेंट ऑफ θ1 है वो किसके इक्वल होगा? साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई कोस ऑफ थीटा प्लस M1/M2। या फिर अगर हम कोस ऑफ θ1 की फॉर्म में बात करें तो ये कोस ऑफ θ1 किसके इक्वल हो जाएगा? कोस ऑफ थीटा प्लस M1/M2 डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 प्लस M1/M2 का स्क्वायर प्लस 2 M1/M2 कोस ऑफ थीटा। ये किसके बीच में रिलेशन है? स्कैटरिंग एंगल फॉर प्रोजेक्टाइल इन लैब फ्रेम एंड स्कैटरिंग एंगल फॉर प्रोजेक्टाइल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये तो हमने प्रोजेक्टाइल के लिए बात कर लिया। अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट के लिए डायरेक्टली θ2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? π/2 माइनस θ/2। ठीक है, अगर हम क्या देखें रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वो क्या होगा? तो प्रोजेक्टाइल के लिए अगर हम देखें तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इन लैब किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस M1/M2 का स्क्वायर प्लस 2 M1/M2 कोस ऑफ थीटा इसकी पावर 3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस M1/M2 कोस ऑफ थीटा इनटू डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। एक्चुअली जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है उसमें जो कैलकुलेशन करना है ना वो ईजी होता है, लेकिन हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो किस में करते हैं? लैब फ्रेम में करते हैं। ठीक है, हम लैब के अंदर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें उसको कन्वर्ट करना ही पड़ता है किसमें? लैब फ्रेम में। सो अगर हमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन देखना है किसमें? लैब फ्रेम में कितना होगा? तो वो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल के लिए डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इन लैब इज इक्वल टू 1 प्लस M1/M2 का स्क्वायर प्लस 2 M1/M2 कोस ऑफ थीटा सारी की पावर 3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस M1/M2 कोस ऑफ थीटा इंटू डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब अगर हम टारगेट के लिए बात करें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन लैब फ्रेम वो किसके इक्वल हो जाएगा? 4 साइन ऑफ θ/2 डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, अगर हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन किस में देखिए? क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो हमने बात की थी किसमें? क्वांटम में। अगर हम क्लासिकल में देखें तो जो डी सिग्मा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉलिड एंगल के,
तो प्रोपोर्शनैलिटी जब साइन हटाएंगे तो डी ऑफ थीटा देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा। और जो डी सिग्मा था वो हमारा क्या था, एरिया था। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी बी इंटू डी फाई। तो जो डी ओमेगा वो किसके इक्वल था, साइन ऑफ थीटा डी थीटा डी फाई। यहाँ से ये डी फाई से डी फाई कैंसिल हो गया। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन क्लासिकल मैकेनिक्स किसके इक्वल हो गया, बी बाय साइन ऑफ थीटा डी बी बाय डी थीटा। और अगर हमें टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना है तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर हम टारगेट को कंसीडर करें एज अ हार्ड स्फीयर, यानी कि जो पोटेंशियल है इसमें आर लेस देन आर में, यानी कि जो उसकी रेडियस है, स्फीयर की जो रेडियस है उससे कम जो वैल्यू वाला जितना भी रीजन है उसमें पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट। और अगर आर ग्रेटर देन उसकी रेडियस यानी कि आउटसाइड द स्फीयर की अगर हम बात करें वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। तो हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 4। एंड टोटल क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर की। ठीक है, अगर हम टोटल क्रॉस सेक्शन फॉर हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग, अगर हम क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो हमने किसके यूज़ किया है, क्लासिकल स्कैटरिंग से। अगर हम क्वांटम स्कैटरिंग से निकाले तो यहाँ से जो हमें टोटल क्रॉस सेक्शन निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, एक ये जो वेव फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा गया है कि जो स्कैटरिंग या फिर जो स्कैटर्ड वेव होती है उसका जो वेव फंक्शन है वो किस फॉर्म का होता है। तो अगर हमारा आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग हो रही है यानी कि इसके सराउंडिंग में सब कुछ क्या है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। तो जो अगर हमारी आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग हो रही है तो उसमें जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन है ना वो किस फॉर्म का होगा, ए इंटू ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर वेक्टर डिवाइड बाई में आर। ठीक है, और अगर हमारी जनरल केस की बात करें या फिर अन आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग की बात करें तो इसमें जो हमारा वेव फंक्शन होगा वो किस फॉर्म का होगा, ए इंटू ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर डिवाइड बाई आर एफ ऑफ थीटा फाइव। और ये एफ ऑफ थीटा फाइव क्या हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। एक हम स्कैटरिंग में बात करते हैं एक टर्म की मोमेंटम ट्रांसफर। सो मोमेंटम ट्रांसफर को हम नोट करते हैं क्यू से। और मोमेंटम ट्रांसफर किसके इक्वल होता है, डिफरेंस इन द वेव वेक्टर बिफोर द स्कैटरिंग एंड आफ्टर द स्कैटरिंग। ठीक है, और इसको हम दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 के साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, तो जो हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, अगर हम इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, तो ये क्या होता है, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इज इक्वल्स टू सॉरी एफ ऑफ थीटा फाइव, जो हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है उसके मॉड स्क्वायर के इक्वल होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड या फिर फॉर्म फैक्टर। ठीक है, ये किसका केस है, ये हमारे इलास्टिक स्कैटरिंग का केस है। इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है, हमारा जो के है वो किसके इक्वल होता है, के नोट का, यानी कि जो इनिशियली बिफोर द स्कैटरिंग जो हमारा वेव वेक्टर वो किसके इक्वल होता है, आफ्टर द स्कैटरिंग वेव वेक्टर के। अगर हमारी स्कैटरिंग कैसी हो रही है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, यानी कि के किसके इक्वल नहीं है, के नोट के। तो जो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इनकी डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के बाई के नोट और मोड ऑफ एफ ऑफ थीटा फाइव का स्क्वायर। ठीक है, अगर टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना है तो फिर वो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और अगर हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ थीटा फाइव की, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू डिवाइड बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस आयोटा के डॉट आर वी ऑफ आर डैश साई ऑफ आर डैश डी क्यू बार। यानी कि हमें कोई पोटेंशियल गिवन है, वी ऑफ आर वेव फंक्शन दे रखा है साई ऑफ आर, और हमें क्या निकालना है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। अब अगर हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की बात करें कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन में, तो सॉरी, तो टू कंडीशन से बात करें, तो जनरल पोटेंशियल के लिए और सेकंड है हमारा स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो जनरल पोटेंशियल का मीनिंग क्या होगा कि जो हमारा पोटेंशियल है वो किसी का ही फंक्शन हो सकता है, आर थीटा एंड फाई का। लेकिन अगर हम सेंट्रल पोटेंशियल की बात करेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल है वो सिर्फ किसका फंक्शन होगा, आर का। जब जनरल पोटेंशियल की बात करेंगे तो जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है एफ ऑफ थीटा फाइव वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू डिवाइड बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर आईटा क्यू डॉट आर वी ऑफ आर डी क्यू बार। ठीक है, एंड क्यू क्या हमारा मोमेंटम ट्रांसफर, के नोट वैक्टर माइनस के वैक्टर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के साइन ऑफ थीटा बाई 2। अगर हम सेंट्रल पोटेंशियल की बात करें तो सेंट्रल पोटेंशियल के लिए जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है एफ ऑफ थीटा फाइव वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ
टू म्यू डिवाइड बाई एच कट स्क्वेयर क्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी वी ऑफ आर आर साइन ऑफ क्यू आर डी आर। ठीक है, यहाँ से आर डैश, ये जो आर डैश लिख रखा है इसको मैं आर से भी डिनोट कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा। अगर हमें जो सेंट्रल पोटेंशियल गिवन है और उसके लिए हमें क्या निकालना है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, तो इसके लिए एक ट्रिक भी है। लेट्स सी वो ट्रिक हम कैसे यूज करेंगे। एंड इस ट्रिक से हम एग्जैक्ट पोटेंशियल तो नहीं निकाल सकते कि एग्जैक्ट पोटेंशियल क्या होगा, बट लाइक क्यू स्केयर प्लस म्यू स्केयर इसकी क्या डिपेंडेंसी होगी इस टाइप से निकाल सकते हैं, यानी कि कुछ कांस्टेंट और क्यू स्केयर प्लस म्यू स्केयर पे उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी। ठीक है, अगर हमारा जो पोटेंशियल गिवन है सेंट्रल पोटेंशियल वी ऑफ आर वो इस फॉर्म का है कि सम कांस्टेंट बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस म्यू आर आर की पावर एन, और एन की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है इन चारों में से, -1 0 1 एंड 2। ठीक है, हम यहाँ पे जो -1 और 0 है इनको लोअर वैल्यू बोलेंगे और 1 और 2 को बोलेंगे हायर वैल्यू। एक ट्रिक है डायरेक्ट क्या निकालने की, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालने की। क्वेश्चंस आते हैं कि क्यू कि ऑप्शंस में क्या दिया होगा कि इस टाइप का कुछ पोटेंशियल गिवन होगा और हमें चार ऑप्शन दिए होंगे, तो उन चार ऑप्शन में कई बार क्या होता है कि जो क्यू स्केयर प्लस म्यू स्केयर की जो पावर है वो चारों की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। हम पूरी कैलकुलेशन किए बिना डायरेक्ट ही इस ट्रिक का यूज़ करके हम उस ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है उसको देख सकते हैं क्या होगा। ठीक है, सो अगर हम फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ एन की बात करें, यानी कि एन क्या होगा हमारा -1 और 0 होगा, तो उसके लिए जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है एन के एफ ऑफ थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी नोट इज द सम कांस्टेंट डिवाइड बाय क्यू स्केयर प्लस म्यू स्केयर इसकी पावर n प्लस 2, और n क्या हो सकता है -1 एंड 0, और क्यू क्या हमारा मोमेंटम ट्रांसफर 2 के साइन ऑफ थीटा बाई 2। अगर हम हायर वैल्यूज ऑफ एन की बात करें, इट मीन्स एन क्या है हमारा 1 एंड 2, तो जो एफ ऑफ थीटा वो किसके इक्वल होगा, सी नोट डिवाइड बाई क्यू स्केयर प्लस म्यू स्केयर इसकी पावर n प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई क्यू की पावर n-1, फिर ब्रैकेट C1 क्यू की पावर n-1 म्यू की n+1 प्लस C2 क्यू की n+1 म्यू की n-1। डायरेक्ट इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम निकाल सकते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बिना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन किए, अगर जो हमारा पोटेंशियल या फिर सेंट्रल पोटेंशियल किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का गिवन है हमें। तो अभी जो हमने फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन देखा है उसकी वैलिडिटी क्या है, कब ये जो बोर्न अप्रोक्सीमेशन है ये हम लागू कर सकते हैं फिर यूजफुल होगा। तो जो हमारा टारगेट पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही वीक होना चाहिए, और जो काइनेटिक एनर्जी है इंसिडेंट पार्टिकल की वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हाई। तो द टारगेट पोटेंशियल शुड बी वेरी वीक एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल शुड बी वेरी हाई, मीन्स के इज, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, पी स्क्वायर बाय में 2m, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, एंड पी किसके इक्वल होगा, एच कट के। तो यानी कि एक दूसरे में से अगर बोले तो जो वेव वेक्टर है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक अनदर मेथड है जिससे हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालते हैं, वो क्या हमारा पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। सो इस पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड के अकॉर्डिंग जो एफ ऑफ थीटा है वो किसके इक्वल होगा, 1/k समीशन एल इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2l+1 ई रेस्ट पर आल्टा डेल्टा एल साइन ऑफ डेल्टा एल पी एल कोस ऑफ थीटा। जो पी एल कोस ऑफ थीटा है वो क्या हमारा लीजेंड्री पोलिनोमियल, एंड हमें इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए क्या। वैसे पी एल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 की पावर एल एल फैक्टोरियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऑर्डर एल इसका एक्स स्क्र -1 की पावर एल का। ठीक है, अब अगर हम देखें कि क्या वैल्यू होगी अगर हमारी एल क्या हो 0, यानी कि P0x P1x P2x P3x अप टू 4 तक तो हमें याद होनी ही चाहिए कि क्या होगी। तो जो P0x है वो किसके इक्वल होता है 1 के, P1x किसके इक्वल होता है x के, P2x किसके इक्वल होता है 3/2 x² माइनस हाफ, एंड P3x किसके इक्वल होगा 5/2 x³ माइनस 3/2 x, P4x होगा 1/8 35x की पावर 4 माइनस 30x² प्लस 3। और एक और चीज़, अगर पी एल एल की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन जो एक्स की वैल्यू 1 हो तो पी एल 1 किसके इक्वल होता है 1 के। ये तो हमने क्या देखा है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा। अगर हम टोटल क्रॉस सेक्शन की बात करें इसकी हेल्प से, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड की हेल्प से, तो जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 4 पाई डिवाइड बाई के स्क्वेयर समीशन एल इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 12+1 साइन स्क्वेयर डेल्टा एल। तो ये जो डायरेक्ट फॉर्मूले है ना पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड की हेल्प से,
हम इनको यूज़ करते हैं क्वेश्चंस निकालने में, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर हमारे पास एस वेव स्कैटरिंग है, उसके लिए जो डेल्टा एल यानी कि जो स्कैटरिंग एंगल है वो इतना गिवन है, तो टोटल क्रॉस सेक्शन क्या होगा, हमें वेव वेक्टर गिवन है। तो ऐसे करके हम ना डायरेक्ट निकालते हैं इन फॉर्मूले का यूज़ करके पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड में। ठीक है, समटाइम्स हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि लो एनर्जी लिमिट है। सो इसका मीनिंग क्या हो गया लो एनर्जी लिमिट का, कि हमारे इसका मीनिंग है कि सिर्फ हमारे पास कौन सा ही वेव कंट्रीब्यूट कर रही है, एस वेव। एस वेव का मीनिंग क्या है, फॉर एस वेव जो वैल्यू ऑफ एल है वो क्या होती है हमारी, जीरो। हाई एनर्जी लिमिट का मीनिंग क्या है कि जो एल की वैल्यू वो जीरो से एल मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन लो एनर्जी लिमिट का मीनिंग क्या हो गया कि जो हमारी वेव है उसमें सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एस वेव का। एस वेव का मतलब क्या हो गया, कौन सा केस है, एल इक्वल्स टू जीरो केस। अब अगर हम किसकी बात करें, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, देखिए कि लो एनर्जी लिमिट में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एफ ऑफ थीटा इन लो एनर्जी लिमिट, या फिर हम इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करें तो एल को हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो एफ ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, 1/k ई रेज टू पावर आर डेल्टा एल साइन ऑफ डेल्टा एल। और जो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/k स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा एल, क्योंकि जो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा वो किसके इक्वल था, मोड ऑफ एफ ऑफ थीटा फाई का स्क्वायर। तो यहाँ से जब, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ थीटा फाई स्टार इंटू एफ ऑफ थीटा फाई। ठीक है ना, एक मीनिंग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो एक्सपोनेंट वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4π/k स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा एल। अगर हम फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड या फिर हम ऑप्टिकल थ्योरम की बात करें तो उसमें जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा और टोटल क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का, कि हमें जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना है जब थीटा क्या हो जाए, जीरो। सो एफ ऑफ जीरो बोल दे या फिर एफ ऑफ थीटा एट थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/k समेशन एल इज इक्वल्स टू जीरो से इन्फिनिटी टू एल प्लस वन कोस ऑफ डेल्टा एल साइन डेल्टा एल प्लस आइटा साइन स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है, और जो सिग्मा है यानी कि टोटल क्रॉस सेक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4π/k स्क्वायर समेशन एल इक्वल्स टू जीरो से इन्फिनिटी टू एल प्लस वन साइंस। ये तो हमारा फॉर्मूला था ना। अब यहाँ पे अगर हम थीटा को क्या रख दे, जीरो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4π/k इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जीरो। 4π/k इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जीरो, और हम इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल थ्योरम। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/k समेशन एल इक्वल्स टू जीरो से इन्फिनिटी टू एल प्लस वन साइन स्क्वायर डेल्टा एल। क्योंकि आयोटा सिर्फ इसमें है ना, ये तो हमारा क्या है, रियल पार्ट, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अगर हम इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रियल पार्ट आ जाएगा। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आयोटा तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। सो हमारा जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो किसके इक्वल है, 4π/k इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जीरो। इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा, 1/k टू एल प्लस वन साइन स्क्वायर डेल्टा एल। तो ये हमारी क्या है, ऑप्टिकल थ्योरम। ठीक है, अगर हमारी जो स्पिन वेव फंक्शन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर हमारा स्पिन वेव फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक है, तो तब जो डी सिग्मा बाय डी ओमेगा यानी कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन किसमें, सिमेट्रिक वेव फंक्शन में, वो क्या होगा हमारा, मोड ऑफ एफ ऑफ थीटा प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा, इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो हमारे क्या था, एफ ऑफ थीटा फाई इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थीटा प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा, इसका मॉडुलस इस सारे का स्क्वायर। और अगर हमारा स्पिन वेव फंक्शन क्या है, एंटी सिमेट्रिक, तब हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा। ये ए किसको रिप्रेजेंट करे, एंटी सिमेट्रिक को, एस किसको, सिमेट्रिक को। ये हो जाएगा एफ ऑफ थीटा माइनस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा के मॉडुलस का स्क्वायर। अगर हमारा अनपोलराइज्ड केस है, अनपोलराइज का मीनिंग क्या हो गया कि दोनों के दोनों पार्ट है, सिमेट्रिक पार्ट भी हमारे उसमें है और एंटी सिमेट्रिक पार्ट भी, दोनों प्रेजेंट है। तो उस केस में जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक इंटू डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इन सिमेट्रिक प्लस प्रोबेबिलिटी इन एंटी सिमेट्रिक इंटू डी सिग्मा ए डिवाइड बाई डी ओमेगा। अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें कि हमारे पास दो पार्टिकल है और उनकी स्पिन क्या है, वन, और S1 भी वन और S2 भी, यानी कि दोनों क्या है,
स्पिन वन पार्टिकल। तो अगर हम टोटल स्पिन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, स्पिन क्या है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टरली ऐड होगा ना ये। तो एस क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एस वन माइनस एस टू टू एस वन प्लस एस टू, वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, जीरो टू, वन प्लस वन यानी कि टू। तो इंटीजर सम की बात करें तो जीरो वन और टू। इसमें क्या जो फर्स्ट होता है हमारा वो क्या होता है सिमेट्रिक। तो उसके बाद हम अल्टरनेट के सॉरी लास्ट से देखते हैं, हमें जैसे सिमेट्रिक है फिर एंटी सिमेट्रिक है, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाली स्पिन है ना उसको हम कंसिडर करेंगे सिमेट्रिक, फिर हम नेक्स्ट जो होगी सेकंड लास्ट वो क्या हो जाएगी एंटी सिमेट्रिक, फिर सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है। सो हमारी स्पिन क्या है, तीन स्पिन आई हमारे पास, जीरो वन और टू। तो टू क्या होगी हमारी लास्ट वाली सिमेट्रिक, उसके बाद एंटी सिमेट्रिक, फिर सिमेट्रिक। तो इस टाइप से हम देख लेंगे। और इसकी जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है इसमें अनपोलराइज्ड केस में हम वो निकाल लेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो स्कैटरिंग के बारे में जो कंप्लीट थ्योरी थी, थ्योरी इन द सेंस कि हमने डेरिवेशन नहीं किया, और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे जो न्यूमेरिकल निकालने में यूज़ होते हैं तो वो हमने सारे देख लिए, और रियल में ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर है जो CSIR नेट में आए हुए हैं या फिर गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उनको सोल्व करेंगे जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखे हैं इनकी हेल्प से। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।